बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंसा और आप देख रहे हैं टीवी डिजिटल। हुकूमत के सर पे बर्खास्त होने का एक खतरा जो था वो एक तलवार गोया लटक रही थी और सबका ये ख्याल था कि अभी गई और अभी गई। और जो इत्तेहादी हैं वो सड़कों पे भी मुतहरिक थे और पार्लियामेंट के अंदर भी जोड़ तोड़ होनी शुरू हो गई थी, टू द एक्सटेंट कि जो बिल डिफीट हुए वो 104 सिर्फ लोग आ सके, वो हुकूमत के अपने लोगों ने वोट नहीं दिए, आए नहीं वहां पे, तो जिसकी वजह से फिर जॉइंट सेशन को मुलतवी करना पड़ा। लेकिन अब शुनीद भी है और कराइन भी ये बताते हैं कि शायद ये खतरा जो है ये टल गया। क्या ये खतरा आर्जी तौर पे टला है या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शराजी साहब, जो डॉन के ब्यूरो चीफ भी हैं, और एक वर्किंग जर्नलिस्ट जो एक ब्यूरो को भी रन करता है। उसका एडवांटेज आपको पता है कि यही है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ हर पल जुड़े रहना उसकी मतलब होता भी है और उसकी मजबूरी भी है। शिराज साहब, वेरी वार्म वेलकम। बताएं ज़रा कि आर्जी टला है या कोई मुस्तकिल आपके ख्याल में अब ये पूरा करेंगे, 2 साल और रहेंगे? अब मेरा ख्याल में इसके बावजूद कि पीटीआई की हुकूमत कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी पिछले 3 वर्षों में, और कहा जाता है कि जहाँ से इनको सपोर्ट मिल रही है कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनके रैंक्स के अंदर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था गया था। और कहा यह जाता है ये मतलब इनफैक्ट अनऑफिशियल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो गुफ्तगू होती है और कहीं लोगों से शेयर होती है, तो वहाँ भी ये कहा गया कि क्योंकि एक ओनरशिप है हमारे एंड पे इस हुकूमत के लिए, और जब ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही और इसके लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पे फिर हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है और हम भी लोगों में अनपॉपुलर, गोया कि फ़ौज भी लोगों में अनपॉपुलर हो रही है। लेकिन देखा यह गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी जब एक फ़ैसला किया है कि एक थर्ड पार्टी को लाया जाए और एक नया एक नया सियासी गोया कि एक ढांचा। एक्सपेरिमेंट किया जाए, ढांचा बनाया जाए, तो मेरे ख़्याल में वो डिटर्मिन्ड रहे और 3 साल तक लेके आए। और अब भी मेरे ख़्याल में कोशिश उनकी यही होगी कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो, क्योंकि इसकी ओनरशिप बहरहाल अब जो भी कहें बड़ी एक है, इस वाज़ेह ओनरशिप है फ़ौज के एंड पे इस जमात के लिए। तो मेरे ख़्याल में एक हद तक हम कह सकते हैं कि अगर वो इस अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करना चाहते हैं तो ज़रूर हो सकता है कि ये पार्लिमान और इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करें। लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी है और जो उनके सियासी रवैये हैं, वो हमें बताते हैं कि ख़तरात अब बढ़ने लगे हैं। लेकिन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो उनकी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि देखें जो मेन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो बॉटलनेक्स क्रिएट हुई थी, अब उन्होंने तो परफॉर्म किया। मसलन एग्रीकल्चर में इस दफ़ा इन्होंने पैसे दिए थे काफ़ी लोन पे, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अगली दफ़ा मजीद पैसे उसमें एग्रीकल्चर में 4-5 क्रॉप जो है इस दफ़ा बम्पर है वो। और टेक्सटाइल में जो है वो एक ज़ाहिर कोविड की वजह से भी एडवांटेज हुआ, बट वो इन्होंने कुछ थोड़े से इंसेंटिव भी दिए, वो उसके रिजल्ट भी हैं कि $24 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल अलोन जो है इस दफ़ा शायद एक्सपोर्ट होगी और 25 से ऊपर चल जाएगी। फिर उसके अलावा जो IMF वगैरह और वो कहने के लिए जो उन्होंने उनके कहने पे जो महंगाई करनी थी और टैक्सेशन की, वो एक दफ़ा इन्होंने कर दी है मिड टर्म के दौरान। और अब जाहिर है उसकी आगे रोज़ रोज़ तो ये नहीं होगा, पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो एक दफ़ा एडजस्ट हो जाएगी और आगे वो आने के, तो लगता ही है कि अगर अगले साल इलेक्शन होते हैं तो छुट्टी होगी, और अगर वक्त पे होते हैं तो शायद लोग कन्विंस हो जाएं कि ये रिफॉर्म देने के लिए किया था और अब आगे वो चलता है। तो आप समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ये अपनी सपोर्ट अनवेवर्ड रहती है 1-2 साल और, तो दोबारा फिर इनके चांसेस ब्राइट हो जाएंगे? अब लेकिन इससे पहले जो आपने बात की इकनॉमिक इंडिकेटर्स की, मेरे ख़्याल में आप एंटरप्रेन्योर की नज़र से देखें, ताजिर की नज़र से देखें, तो इंडिकेटर्स शायद मुस्बत हों। यकीनी तौर पे इस मुल्क के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर या टेक्सटाइल के अंदर या जिस तरह आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आई होगी और हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। लेकिन आम आदमी के एंड पे निरंजन साहब क्या है? चीनी की कीमत कहाँ जा पहुँची है? आटे की कीमत कहाँ जा पहुँची है? घी की कीमत कहाँ जा पहुँची है? बिजली, गैस और पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ जा खड़े हुए हैं? तो मेरे ख़्याल में एक मखसूस तबका तो ज़रूर इस पॉजिटिव इंडिकेटर से फ़ायदा उसको पहुँचा होगा, बट एट लार्ज आम आदमी के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो मेरे ख़्याल में आपने तो वास्ट मेजॉरिटी को देखना है कि वो इस हुकूमत के बारे में उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं। लेकिन शायद एक बात अपनी हाँ, जगह जी, जी। हाँ जी बताएं। 2007 की निस्बत इन्फ्लेशन अभी भी कम है, लेकिन हम ये भी बात नहीं हमें भूलनी चाहिए कि 2007 से इन्फ्लेशन कम है, लेकिन 2007 के बाद लोगों ने फिर जरदारी हुकूमत को उड़ा भी दिया।
और अगर थोड़ा सा और, क्योंकि आपका इकोनॉमी का बैकग्राउंड है, तो लोगों की जो इनकम थी क्या वो भी साथ साथ बढ़ रही थी इन्फ्लेशन के, या वो कहीं रुक गई थी? अगर यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है कि लोगों की इनकम तो वहीं पे पड़ी है बट इन्फ्लेशन उसके उसके मुकाबले में कहीं ऊपर चली गई है, तो मेरे ख्याल में फिर तो हम कहेंगे कि आप उस दौर को इस दौर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और उस दौर में ऐसा भी नहीं था कि लाखों हज़ारों लोगों ने जॉब लूज़ की हो, अगरचे कोविड का भी उसके अंदर एक रोल था, बट मेरे ख्याल में और फिर हुकूमत के जो भी रिलीफ पैकेजेस आए हैं वो कुछ ज़्यादा अपना इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर सके, पैकेज तो खैर कुछ भी नहीं है। तो और मेरे ख्याल में अब जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्या ये हुकूमत जाएगी या रहेगी, मेरे ख्याल में एक तो ये है कि हमारे जो एक्सटर्नल फंड्स के ऊपर चैलेंजेस हैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो इतने बड़े हैं कि मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ भी ये सोच है कि इस मुल्क के अंदर अर्ली इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यकीनी तौर पे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, वो हिंदुस्तान के साथ मामला हो, हमारे अमेरिका के साथ मामला हो, हमें लग रहा है कि हमने जब पोल शिफ्ट किया है, हम एक ब्लॉक से दूसरी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए सारी तवानाई हमें वहाँ पे चाहिए, और यही वजह है कि परफॉर्म ना करने के बावजूद इमरान खान साहब को अभी तक बर्दाश्त किया जा रहा है। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बर्दाश्त इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर हम इंटरनली चीज़ों को मैनेज करने में लग गए तो खुदा न खास्ता वहाँ से एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। लेकिन ये बात मेरे ख़्याल में ख़ुद खान साहब को भी समझनी चाहिए कि जब इस मुल्क का हाफ ऑफ द कंट्री पंजाब को कहा जाता है, 10 करोड़ 11 करोड़ का सूबा, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन हर रोज़ 3 महीने बाद आप चीफ सेक्रेटरी आईजीज़ को चेंज कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़े से तो होश के नाखून लेने चाहिए कि आपको इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है। नैब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सियासतदानों को, जो अपोजिशन उनको दीवार से लगाया हुआ है, क्योंकि जेलों में डाला है। आपके लिए इतना एक अच्छा स्पेस बनी थी, बट उस स्पेस को यूज़ करने के बजाय ना तो आपने अपनी टीम के अंदर को मुनासिब ज़रूरी तब्दीलियाँ की, और ना ही आपने उन एरियाज़ को फोकस किया कि जिनको करना चाहिए था। रादर आपने सारे फ्रंट्स इकट्ठे खोल दिए। उसका नतीजा ये निकला कि आज आपको भी मानना पड़ेगा, अगरचे आपका सॉफ्ट कुशन होगा पीटीआई के लिए और आप चाह रहे हैं कि 2023 तक चले, बट उनकी परफॉर्मेंस ये बता रही है कि इनको अगले दिन चले जाना चाहिए। बात कर रहा हूँ जी जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में भी 5 साल हम कहते थे कि जी वक्त पूरा करना चाहिए, तो इनको भी उस तरह वक्त देना चाहिए, होना जरूर चाहिए, होना ये चाहिए। लेकिन ये बड़ी सुना है, और हम ज़ाहिर हमने सुना ही है, सोर्सेज से हम सुनते ही हैं कि 3 दफ़ा मैसेंजर जो है वो रावलपिंडी से लंदन नवाज शरीफ से मिल के आए, लेकिन तीनों दफ़ा उन्होंने सख्ती से रिजेक्ट कर दिए शहबाज शरीफ को किसी लीडरशिप देने का आगे, और वापस वो खुदा के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो ये सारा मामला जो है वो तो नवाज शरीफ की वजह से तो नहीं अटका हुआ। आप तो मैसेंजर की बात करते हैं, मेरे ख्याल में जब ज़मानत पे रिहा गया था शहबाज शरीफ साहब को, तो उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो लंदन जाएंगे और अपने भाई के साथ एक डिटेल मीटिंग करेंगे और उनको समझाएंगे। और पिछले दिनों एक सीनियर सहाफ़ी जो लंदन का दौरा करके आए हैं और उनके नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने मुझे बज़ात ख़ुद बताया रिंजा साहब कि शहबाज शरीफ साहब ने जाने से पहले उन्हें बुलाया और उनके साथ 1-2 घंटे की नशिस्त की, और उनका ये कहना था कि खुदारा आप भी जा रहे हैं तो बड़े भाई को समझाइए कि जिस तरह का नैरेटिव वो लेके चल रहे हैं वो नहीं चलने वाला, हमें उसी नहज पे जाना होगा जिस पहले थी, और हमें मुफाहमत के साथ, दोस्ती के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारे लिए राहें दुरुस्त होंगी, वरना हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मेरे ख़्याल में आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगेन जिस तरह का नैरेटिव मरियम नवाज़ साहिबा लेके चल रही हैं और जिस तरह नवाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, इस तरह तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल स्पेस बन पाएगी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो तो समझते हैं कि अगर नून लीग इक़्तिदार में आएगी तो प्राइम मिनिस्टर उन्हें होना चाहिए, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरी इत्तलात हैं और कुछ लोगों ने मुझे जो एक तरह से टच करके बताया है कि कुछ इलेक्टेबल्स को अब कॉलें जाना शुरू हो गई हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप किस पार्टी को ज्वाइन करें। तो मेरा ख़्याल में हल्की सी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। उस एक्सरसाइज का मतलब या तो इमरान खान साहब को प्रेशर में लाना है ताकि वो प्रेशर में तो आ गए वो, तो मेरा ख़्याल में उसका बुनियादी मकसद ये हो सकता है कि जब ये चीज़ें, ये एक्सरसाइज होती है तो जाहिर सी बात है फिर पावर कैरिडोर के अंदर ये ज़रूर बातें जाती हैं। तो या तो उसका मकसद ये है या फिर ये है कि एक होमवर्क शुरू हो गया है कि आने वाले वक्तों में खान साहब के जो अपने चौथे पार्लिमानी साल में भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड भी कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर बेहतर ये है कि किसी और ऑप्शन की तरफ जाया जाए। तो मेरा ख़्याल में खान साहब के पास हम कह सकते हैं कि अगले 6-8 महीने भी हैं
इसमें अगर वो अपने रवैये में तब्दीली लेके आते हैं और कुछ परफॉर्म कर पाते हैं तो फिर मैं आपकी बात के साथ खड़ा हो आप जाता हूँ। समझते हैं कि इमरान खान इज द लास्ट पॉलिटिकल ऑप्शन इन दिस करंट सिस्टम? क्योंकि देखें, जो नवाज शरीफ अगर अड़े हुए और वो कहते हैं कि नहीं, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया, लेकिन मुझे क्योंकि पता नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं, तो उन्हें काफ़ी हद तक डेमेंशिया हो गए, उनको याद ही नहीं रहती चीज़ें बहुत ज़्यादा। जैसे वो ओबामा के पास लेके पर्चियाँ, अब वो कहते हैं नाम नहीं, एक किसी, मैंने कहीं सुना है ये टीवी पे कि किसी ने उनसे नाम, उन्होंने पूछा किसी पुलिस अफसर सीनियर से, और उन्होंने कहा 6 दफ़ा उसने बताया, 7वीं दफ़ा उन्होंने पूछा क्या नाम है, उसने तो नाम नहीं बताया। इतना तो वैसे भी वो इस काबल भी वो पता नहीं है या नहीं है, और पार्टी में तो आप समझते हैं कि ये वाला पूरा सिस्टम जो है, इस पे क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो नहीं गया। नहीं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो पीपल्स पार्टी तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम के फोरम के ऊपर जो पीपल्स पार्टी का स्टैंड था उसके अंदर तो एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आई है। उस तरह का डिफरेंस नहीं था कि शहबाज शरीफ और पार्टी के कुछ लोग इस तरफ खड़े हैं, मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ किसी और तरफ खड़े हैं। वहाँ तो बिलावल और जरदारी एक साथ इकट्ठे चल रहे हैं। हाँ, जाहिर तो है। मेरे ख्याल में अगर आने वाले वक्त में पार्टी को लीड करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने वाले साहब से डिफ़र करके कोई डिफरेंट लाइन लेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का इत्मीनान है कि वो ग्राउंड रियलिटी को समझते भी हैं, और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूशंस को साथ लेके चलने की, और उनके ख़िलाफ़ वो एक्सट्रीम नैरेटिव बिल्ड ना करने की, तो उस हवाले से तो मुतमईन है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल नून लीग बिलखसूस पंजाब की और पाकिस्तान की एक पॉपुलर जमात है, और मेरा ख़्याल में एक कोशिश ज़रूर हो रही है कि इनको बिल्कुल दीवार से नहीं लगना चाहिए। वो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन डिमांड यही है कि अगर आप इस बयानिए के साथ चलेंगे कि जो एंटी इंस्टीट्यूशन भी है और कहीं ना कहीं एंटी पाकिस्तान भी है, तो फिर इसके साथ नून लीग एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये सिनेरियो देखा जाए, आखिर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये बताइए कि पंजाब में काफ लीग और नून लीग का कम्बिनेशन कोई, जिसमें नवाज शरीफ ज़ाहिर नहीं होंगे क्योंकि ये तो प्रोविंशियल लेवल की डिस्पेंसेशन है, और फेडरल लेवल के ऊपर पीपल्स पार्टी और जीडीए और किसी 2-3 और पार्टियों का कम्बिनेशन हो के हो, और राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर हो, कैसा ही है? मेरा ख्याल में काफ लीग नून लीग के साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वो दब जाएंगे, उनको कोई लीडिंग रोल नहीं मिलेगा परवेज़ इलाही साहब को, उनकी फैमिली को। वो ज़्यादा कंफर्टेबल पीपल्स पार्टी के साथ है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं। और मुझे लगता है कि साउथ पंजाब के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं, या तो उनका एक अलहदा ग्रुप होगा जो एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने के बाद पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेगा, या ये भी हो सकता है कि उन इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी में वो चले जाएँ। उसके साथ सेंट्रल पंजाब के अंदर काफ लीग इंतखाबी इत्तेहाद में जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ। और इसी तरह सिंध में तो आपको पता ही है कि जीडीए का जो फोरम है, मेरा ख्याल में और ज़्यादा वो डाई डाउन हो जाएगा, उस पर कोई जान नहीं रहेगी, और बहुत सारे लोग दोबारा पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मरकज़ के अंदर भी पीपल्स पार्टी, काफ लीग और केपी से एएनपी, शेरपाव साहब, ये लोग इनफैक्ट आ जाएंगे। और पंजाब के अंदर मुझे लगता है कि अपोजिशन में फिर दोबारा नून लीग होगी, अगर नई अरेंजमेंट्स में नहीं जाया जाता, और अगर नवाज शरीफ साहब नहीं बांधते, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल भी नून लीग को वहाँ पे पोजीशन में रहना पड़ेगा। तो मुझे इस तरह का कोई सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है। और फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर में इंटरेस्टेड है पीपल्स पार्टी, और अब की बार अगर बिफोर इससे मांग रहे, आम इंतखाबात से पहले मांग रहे हैं अगर वो वहाँ पे हुकूमत, तो मुझे लगता है कि माजी में उनका ख्याल है कि उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। तो इस बार वो भी उनको टेस्ट करना चाहते हैं कि जो इस मुल्क के अंदर बहरहाल पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, तो वो शायद वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आपने वादे किए भी हैं और आप पूरे करना चाहते हैं, तो पहला फिर टेस्ट ये है, अगर आप ये कर देते हैं तो हम समझेंगे कि आप हमें। फिर तो संजरानी के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है, मेरा ख्याल में इस वक्त जो आपको पॉलिटिकल अपोजिशन जमातों के अंदर एक उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो इस तरफ भी जा रहे हैं कि शायद सेनेट को भी वो फिर अपने हाथ में लेंगे, और अगर वो ले लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर 2022 इलेक्शन ईयर लग रहा है, फिर मुझे नहीं लगता कि आप 2023 का इंतज़ार करेंगे। तो लिटमस जो है वो सेनेट है फिर आप समझिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का ज़रा वक्त ख़त्म हुआ है। तो लगता ये है कि अगर 23 में इलेक्शन होते हैं तो एक दफ़ा फिर खाना पीटीआई को बेशक एडवांटेज भी हो ग्राउंड पे, तो ये जो हमने जो जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग और पीर पगाड़ा साहब की पार्टी,
और उसके साथ साथ साउथ पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं ये जो हैं अब मेन पॉलिटिकल में, और नॉर्थ से जो है वो ANP और आफ्ताब शेरपा वगैरह, और एक दफ़ा से ये फिर जो है वो यही कहेंगे कि हिस्ट्री रिविजिट ही होने वाला लगता है। बहरहाल ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये बड़ा प्रेशर में है। आखिरी बात आपको मैं एक ये बताता चलूँ, इटली में भी इसी तरह हुकूमतें हैं और उससे बड़ा बेड़ा गर्क हुआ कंट्री का। सिल्वियो बर्लस्कोनी, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जिन्होंने वसी पैमाने पर लूट मार की, वो 2-2.5 साल के बाद वो फिर दोबारा पावर में आ गए थे। देखें आगे क्या होता है। आज तक के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ अपनी